नमस्कार। नया सवेरा के एक बहुत ही खास अंक में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आंचल। नमस्कार। शुक्रिया असीम। और अगले घंटे में हम लगातार बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प हो गई है। लगातार कहा जा रहा है कि शायद शरद पवार की घड़ी खराब हो गई और अजीत पवार का टाइम आ गया। हाँ बिल्कुल। अब ये तो समय बताएगा क्या कुछ वहां पे घटनाक्रम हो रहा है, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो अब आंचल निर्वाचन आयोग के सामने है। वो क्या फैसला लेता है उस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन इस सब के बीच जो दूसरी अहम खबरें हैं उस पर भी हमारी निगाहें होंगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रक्षा मंत्रालय के एक दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। इसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, इस पर भी सबकी बिल्कुल। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जो तंजानिया दौरा है, जहां पर लगातार दोनों देशों को हर क्षेत्र में मजबूत करने का जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर भी हम करेंगे चर्चा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के दौरे शुरू होने वाले हैं कल से। इसको लेकर क्या कुछ सियासी समीकरण है, किस तरह से वहां पर योजनाओं की सौगात दी जाएगी, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह निगाह डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिवसीय चिंतन शिविर की करेंगे अध्यक्षता। रक्षा मंत्री विचार मंथन सत्रों के निष्कर्षों की करेंगे समीक्षा। साथ ही विचार विमर्शों से प्राप्त सिफारिशों को लागू करने के तरीकों पर भी होगा विचार। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व की लड़ाई पहुंची निर्वाचन आयोग। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार दोनों ही पार्टी पर अपना अधिकार होने का ठोक रहे हैं दावा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जानजिबार के दौरे का आज दूसरा दिन। डॉक्टर जयशंकर ने कल भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल पर आयोजित समारोह में लिया था हिस्सा। आईआईटी मद्रास की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बने साक्षी। बेंगलुरु में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक का आज होना है आगाज। 2 दिवसीय बैठक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारियों और अभियानों में समन्वय पर होनी है चर्चा। तीरंदाजी यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता गोल्ड मेडल, तो रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में रिद्धि, पार्थ और मिश्रित कंपाउंड में मानव और ऐश्वर्या शर्मा ने साधा कांस्य पदक पर निशाना। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा को मिला आराम। यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार मिली टीम में जगह। तो नया सवेरा में देख लेते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी इन राज्यों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 राज्यों के 5 बड़े शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7 जुलाई को वो सबसे पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के विभिन्न 6 लेन खंडों की आधारशिला रखना भी शामिल है। रायपुर के बाद वे गोरखपुर जाएंगे, जहां वे गीता प्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वे 3 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही वे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। गोरखपुर से पीएम अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई लाइन का लोकार्पण करेंगे।
प्रधानमंत्री वाराणसी जौनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। 8 जुलाई को पीएम वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल तक की यात्रा करेंगे। यहां वे नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री NH 563 के करीमनगर वारंगल खंड की 4 लेनिंग की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद पीएम वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस के विभिन्न खंडों को समर्पित करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 1 के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन को भी समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7 जुलाई को यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी भी जाएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह का माहौल है। हमारे संवाददाता ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों से खास बात की है। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री की रैली है, जनसभा भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। उसकी खासियत यह है कि वह काशी में हो रही है। प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में, काशी में तो उत्साह है ही, काशी के बाहर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह है। और ये लोग हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। जनसभा में, रैली में ये लोग पहुंचेंगे अपने साथियों के साथ। हम सभी प्रधानमंत्री जी को लेकर हमेशा ही बहुत उत्साहित रहते हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि काशी के सांसद ही हम देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी चारों तरफ सभी लोग इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं और लोग अपने अपने साधनों के द्वारा जो भी है, गांव से गरीब किसान सब अपने अपनी व्यवस्था से वहां जाने के लिए उत्साहित है। बराबर हम लोग साथ में रहते हैं, अब आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग जुटेंगे। पूरे विश्व में जिस नेता का नाम हो, उस नेता का अगुवाई हम लोग साथ मिल के जो है कर रहे हैं। उस यहाँ बनारस के सांसद हैं, इससे बड़ा हम लोगों को खुशी क्या होगा। और हर चाहे किसी धर्म का रहने वाला हो, सब मानता है, सब जुड़ता है और सब देखिएगा उस रैली में रहेंगे लोग। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पावन पर्व सावन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और लगातार प्रधानमंत्री जी की जो भी सभा बनारस में रही है, आप लोगों ने देखा है कि काशीवासियों ने किस तरीके से आदरणीय जी का स्वागत किया है। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी 41वीं बार आ रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री पूरे देश का, मैं भारत देश की बात कर रहा हूं, कि आज तक अपने संसदीय क्षेत्र में 41वीं बार क्या, वो 30 बार भी 20 बार भी नहीं गया होगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। अब मैं बहुत खुश हूं। अब मेरे जैसे हजारों नौजवान, करोड़ों युवाओं बहुत खुशी और हर्षोल्लास है उनको। जब वो आते हैं तो एक पर्व जैसा माहौल बन जाता है। सारे धर्म के लोग स्वागत करेंगे, उत्साह है इनमें। और सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ताओं को यह तक याद है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कितनी बार आए हैं। यह है लगाव इनका, यह है उत्साह और यह है प्रेम अपने नेता से, अपने सांसद से, अपने प्रधानमंत्री से। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। तो वाराणसी में आपने देखा युवाओं का उत्साह, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। लेकिन राजस्थान के बीकानेर में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ उत्साह है? हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त वहां पे ताज़ा अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम नया सवेरा में। और जैसा कि हरिकेश बता रहे थे, वहां के लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, वाराणसी में कितनी बार पीएम अब तक आ चुके हैं? 40 से ज़्यादा बार, ये तक वहाँ के लोगों को पता है, युवाओं को पता है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। लेकिन बीकानेर में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को होंगे, क्या कुछ कार्यक्रम और कितना उत्साह? देखिए, हम जानते हैं कि 4 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को रहेंगे और उसमें जो अंतिम कार्यक्रम है वो राजस्थान के बीकानेर में है। उससे पहले तेलंगाना के वारंगल जाएंगे। आपने बताया ही कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और गोरखपुर जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत होगी, हम देख रहे हैं कि जो स्टेशनों के कायाकल्प का एक अभियान शुरू हुआ है, उसके तहत गोरखपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट और फिर बीकानेर, यहाँ राजस्थान में जब आएंगे बीकानेर
स्टेशन के रिडेवलपमेंट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम है जो बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो ग्रीन कॉरिडोर है, जो अमृतसर से जामनगर ग्रीन कॉरिडोर है, उसके जरिए बीकानेर और उसके आसपास और राजस्थान के जिन इलाकों से ग्रीन कॉरिडोर गुजरेगा, वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, चूँकि इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है, वो बढ़ेगी। जामनगर से अमृतसर आवाजाही जो माल सामान है उनकी आसान होगी, ढुलाई आसान होगी। तो ये एक हम तरह से कह सकते हैं कि उसको लेकर बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र तो जाते ही हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 41वीं बार वो अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। लेकिन आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व में अगर जाने की बात हो, उत्तर पूर्व के राज्यों में तो कोई भी प्रधानमंत्री उतना उत्तर पूर्व नहीं गया है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। आप अगर राजस्थान की बात करें तो इसी राजस्थान के अजमेर से बीजेपी ने महासंपर्क अभियान की शुरुआत की थी और हमने देखा पूरे 1 महीने बीजेपी का वो अभियान चला 30 जून तक। तो अभी 1 महीना ही हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए थे, अजमेर आए थे और अब फिर इस महीने आ रहे हैं जुलाई में। तो निश्चित तौर पर जो राजस्थान की जनता है वो काफी उत्साहित रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। हम देख रहे हैं 2-3 दिन से बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, जो विपक्ष के नेता है राजेंद्र राठौर, लगातार बैठकें कर रहे हैं। क्योंकि एक जनसभा भी होनी है, एक सरकारी कार्यक्रम है और एक जनसभा है, तो उसको सफल बनाने के लिए बहुत बैठकें हो रही हैं। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री संवाद करने के लिए जाने जाते हैं, जनसंपर्क के लिए जाने जाते हैं, उस लिहाज से भी ये जो दौरा है वो बहुत अहम है इन तमाम राज्यों में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो वाराणसी, बीकानेर, तमाम राज्यों और जो वहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ जाएंगे प्रधानमंत्री 7 और 8 जुलाई को, और क्या कुछ वहाँ पे सौगातें देने वाले हैं हमने आपको बताया इस खबर के जरिए। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे अब खबरों में। बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ें और बात करेंगे अब महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व की लड़ाई निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार दोनों ही पार्टी पर अपना अपना अधिकार होने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने पार्टी में वर्चस्व संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल कर इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया था। एनसीपी बनाम एनसीपी, वर्चस्व की लड़ाई में पैतरे बदलते नेता। यशवंतराव चौहान केंद्र और एमईटी बांद्रा बना पावर पॉलिटिक्स का केंद्र। तुम आगे बढ़ो। राजनीति में शह और मात के खेल में अपना पराया कोई नहीं होता।
फिर चाहे उसमें एक ही खून के लोग क्यों न शामिल हों। यह पहली और आखिरी बार नहीं है जब एक ही कुटुंब के लोग वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने खड़े हैं। चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार की लड़ाई आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि तमाम मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। असली एनसीपी का कर्ता धर्ता कौन है, इसे लेकर वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। दोनों ही तरफ से दावे प्रतिदावे और अलग अलग धड़ों से जुड़े नेताओं के बयान हैं जो माहौल को गर्म बनाए हुए हैं। शरद पवार ने कहा है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें सत्ता में लाए वे सभी उनके साथ हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थकों ने यशवंतराव चौहान सेंटर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। एनसीपी के दो फाड़ होने की बात से एक लड़ाई शरद पवार के सम्मान को लेकर भी हो रही है। इस बीच एनसीपी के नेता अजित पवार ने सत्ता संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग को इस बारे में एक पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार बाद में एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र दायर किया। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल कर इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया है। पाटिल ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। हाल ही में अजित पवार सहित 9 विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि आयोग कानूनी प्रावधानों के अनुसार जरूरी कार्रवाई करेगा। अजीत दादा ने सही समय निर्णय लिया और हम सब कार्यकर्ता आपके साथ हैं। हर जिले से पदाधिकारी यहां आए हैं और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। हम शिवसेना के साथ गए, हमने हर तरह की राजनीति देखी है। 30 तारीख को हमने एक साथ मिलकर अजीत पवार को राष्ट्र नेता चुना है। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पूर्व विधायकों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे 9 जुलाई से राज्य में यात्रा शुरू करेंगे। वह राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता राज्य में मुख्यमंत्री को बदले जाने की बात भी कह रहे हैं। जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है, कोई जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का यह भी कहना है कि सियासी ड्रामे के बाद शिवसेना शिंदे समूह में बेचैनी है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य में राजनीति के और भी कई रंग देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार फोन लाइन पर। ऋषि, ये कहा जाता है कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, चुनाव आयोग तक पहुंच गई है बात। और अगर इन चुनावी समीकरणों को देखा जाए तो चुनाव आयोग अब किन मानदंडों के आधार पर फैसला लेगी कि इन जो तमाम एमएलएज हैं उन्हें किस लिहाज से अयोग्य घोषित किया जाए? देखिए आंचल, ये जो मसला है अब चुनाव आयोग के पास आया है। कल जो हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई चुनाव आयोग से हमारे सूत्रों के अनुसार कि ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को 2 गुटों ने चुनाव आयोग के पास अप्रोच किया है, जिसमें कि अजीत पवार ने अपने 30 जून के अपने एक फैसले का हवाला देते हुए आयोग को एक जो ईमेल भेजा और पत्र भेजा, जो कि आयोग ने स्वीकार किया है कि उन्हें 5 तारीख को प्राप्त हुआ है, 5 जुलाई को। दूसरी तरफ जैसा कि 3 जुलाई को कैबिनेट के तौर पर जो अजीत शरद पवार गुट के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इस मसले पर, यानी कि उनको ये जानकारी हो गई थी क्योंकि 30 तारीख को उन्होंने कोई बैठक की और उस बैठक में अजीत पवार को ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष नियुक्त किया और उसमें 40 सांसदों और विधायकों के हस्ताक्षर हैं और इस हस्ताक्षर के हवाला देते हुए आयोग के सामने हलफनामा दाखिल किया गया है। तो अब ये मसला आ जाता है सिंबल का, और इसी वजह से ये जो अजीत पवार की तरफ से चुनाव आयोग के समक्ष जो
एप्लीकेशन डाली गई है वो 1968 एप्लीकेशन सिंबल एप्लीकेशन के तौर पर ही जो एक्ट है सिंबल अलॉटमेंट का, उसके आधार पर डाली गई है। यानी कि अब ये लड़ाई वर्चस्व की निश्चित तौर से बन गई है, क्योंकि चुनाव आयोग के समक्ष अब ये मुद्दा रहेगा कि सिंबल किसके पास जाएगा। जैसा कि हमने देखा था कि शिवसेना मसले में जो पूरा का पूरा प्रकरण आयोग के सामने आया और उस पूरी प्रक्रिया में आयोग ने दोनों पक्षों को सुना, वकील उसमें आते थे और दावे किए जाते थे। और हम जानते हैं कि चुनाव आयोग एक क्वाजी जुडिशियल सिस्टम भी है और वहां पर एक कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम के अंदर ये पूरी सुनवाई होती है। क्या अब ये मसला उस ओर बढ़ रहा है? आज जैसे कि कहा जा रहा है कि करीब 11 बजे जैसे कि आयोग के सभी जो आयुक्त हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में वो बैठते हैं। आमतौर पर ये रूटीन बैठक भी होती है, लेकिन इस प्रकरण के बाद ये आज की जो 11 बजे की बैठक होगी, क्या उसमें ये मसला रहेगा? ये आयोग के ये भी जानकारी का विषय है कि उस समय आयोग क्या इसको टेकअप करता है और इस पर किस तरीके के फिर आयोग दोनों ही पक्षों को क्या बुलाता है, कोई नोटिस देता है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि आयोग इस मसले पर जो उसके पास वैधानिक प्रावधान है उनके आधार पर वो कार्रवाई जरूर करेगा, ये आयोग की तरफ से जरूर कहा गया। बिल्कुल। तो ऋषि, जिस तरह से चुनाव आयोग इस पूरे मामले को अब देख रहा है, क्या कुछ बातें वहां से निकलकर सामने आती है? क्या वो जो चुनाव चिन्ह है वो किस गुट को जाता है, इस पर फैसला लेना है? ये सारी बातें भविष्य में है, क्या कुछ बातें निर्वाचन आयोग की तरफ से निकल कर आती है? लेकिन हम मुंबई का भी रुख करेंगे और मुंबई में हमारे सहयोगी शिशिर बताएंगे कि वहां पे क्या कुछ हलचल है। लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम फिर मुंबई का रुख करेंगे। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत की, और महाराष्ट्र की सियासत में जैसा कि हमारे सहयोगी ऋषि बता रहे थे कि दोनों ही पक्षों की तरफ से अब निर्वाचन आयोग का रुख कर लिया गया है जो चुनाव सिंबल है उसको लेकर। लेकिन राजनीति वहां पे किस तरह की चल रही है महाराष्ट्र में, हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त फोनलाइन पे मौजूद हैं मुंबई से। शिशिर, आपका भी स्वागत है नया सवेरा में। और कल जैसा कि हमने देखा, दोनों ही सीनियर पवार और जूनियर पवार दोनों ही पार्टियों के, दोनों ही पक्षों की तरफ से पावर का शो किया गया, पावर प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस पावर के शो में हमने देखा कि जो जूनियर पवार हैं उनके पास एमएलएज की संख्या 32 से ज्यादा थी और सीनियर पवार के पास 15 के आसपास थी। ऐसे में जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं अजीत पवार का भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि कल जो शक्ति प्रदर्शन मुंबई में हुआ उसमें अगर देखा जाए तो भतीजा जो है शरद पवार, उसका भाड़ा भारी था। हालांकि ये हमको पता है कि कई सारे ऐसे एमएलए हैं जिनका पत्र जो है मतलब जिनकी सम्मति जो अजित पवार को, अजित पवार ने अपने कल के भाषण में ही बात स्पष्ट भी कर दी। जब वो मंच पर थे उन्होंने कहा कि मेरे पास उन विधायकों का द्वारा सही किया जो साइन किया हुआ लेटर है उसकी एक कॉपी भी है। मतलब हम समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ अजित पवार ने जो ये कदम उठाया है। और ऐसे में जब जितने विधायक थे खासतौर पर एनसीपी के, तो उसमें ज्यादातर विधायक और ना ही विधायक बल्कि जो सांसद थे और साथ ही साथ जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य और बाकी पार्टी फंक्शनरीज थे, वो भी बड़ी तादाद में अजित पवार के साथ कल खड़े हुए। मसला काफी स्पष्ट है कि इस वक्त अगर देखा जाए, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो अजित पवार का परिणाम बिल्कुल भारी है। और इसी बात जो है शरद पवार जानते हैं और इसलिए उन्होंने
जो है कैबिनेट भी दायर किया था चुनाव आयोग में, ये मानती की जो साइट है वो भी जो फैसला सुनाने से पहले सुनी जाए और इसी इलेक्शन कमीशन जा पहुंची है। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त अगर अजित पवार काफी आश्वस्त है और साथ ही साथ जैसे ही कल मीटिंग हुई तो उनका एक ग्रुप था एमएलए का, हालांकि वो सभी ग्रुप जो है मुंबई के एक होटल में भी वो चले गए हैं। इस वक्त उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक अपनी ओर खींचने का प्रयास अजित पवार कर रहे हैं, क्योंकि जब आंकड़ों का गणित स्पष्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन जिस प्रकार से हम देखा कि ज्यादा नंबर उनके पास है, तो ऐसे में जो बचे हुए विधायक है, जो नेता है, वो भी अजित पवार के पास लेते आए। ये भी इस वक्त प्रयास किया जा रहा है अजित पवार की ओर से। जी शिशिर, जिस तरह से हमने देखा कि दमखम का पहला राउंड है और चाचा बैटल ग्राउंड हारते हुए नजर आए, लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि जिस तरह से जिन तमाम विधायकों ने शपथ ली, अगर उसके अंक गणित को देखें तो अभी भी 14 पद खाली हैं, और अगर जो 16 विधायक शिंदे गुट के हैं अगर उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है तो शिंदे सरकार तो अल्पमत में आ जाएगी। तो लगातार जो ये समीकरण अन्य राजनेता बिठा रहे हैं कि जल्द ही नया सीएम मिल सकता है महाराष्ट्र की राजनीति को, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस वक्त अगर बात करें जो बातें महाराष्ट्र में चल रही, खासकर राजनीतिक गलियारों में चल रही है, वो ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि शिंदे की सदस्यता खतरे में हो सकती है, लेकिन इसमें कोई पुख्ता प्रमाण अब तक नहीं है, क्योंकि इसका पूरा फैसला जो है विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो करने वाले हैं। मौजूदा स्थिति में आंकड़ों की बात करें तो जो शिंदे फडणवीस सरकार है उनके पास पर्याप्त आंकड़ा है, जो मेजोरिटी के आंकड़ा चाहिए उसकी भी ज्यादा आंकड़ा है, और जैसे ही हम देख रहे हैं कि अजित पवार अब सत्ता में शामिल हो चुके, तो ऐसे में ये जो नंबर है ये बढ़ सकता है। तो ऐसे में सरकार को किसी प्रकार की यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि अगर फैसला शिंदे और उनके ग्रुप के विरोध में आता है तो ऐसे में उनको जो है उनको बर्खास्त किया जाएगा, इस्तीफा मांगा जाएगा। हालांकि ये सभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक फैसला क्या होगा ये पता नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जहां तक सरकार की बात है, सरकार बचाने के लिए जो आंकड़े की जरूरत है वो फडणवीस के पास बिल्कुल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशु इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और असीम सबसे और साथ ही साथ शुक्रिया ऋषि का भी। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि अजीत पवार क्या जिंदगी भर जूनियर पवार ही रह जाएंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव क्या वो भाजपा के अंडर गाइडेंस में लड़ने वाले हैं, और जनता खासतौर पर जो स्टेट पॉलिटिक्स है उस पर आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात है। और उन्होंने कल कहा भी अजीत पवार ने कि मैं अब तक 5 बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुका हूं, मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं देश राज्य के विकास के लिए, मुझे मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पे मंत्रालय ले भी गए, वो लगातार वो बोल रहे हैं कि अहम मंत्रालय उनके जो तमाम जो विधायक उन्हें दी गए हैं, तो कहीं ना कहीं शिंदे गुट में थोड़ा बहुत असंतोष है, इसलिए सीधा नागपुर का दौरा कैंसिल कर आ गए थे। बिल्कुल, आपका सवाल काफी जायज था कि अगर वो उस डिस्क्वालिफिकेशन वो हो जाते हैं तो फिर इनके चांसेस बन जाते हैं सीएम बनने के। खैर, क्या कुछ वहां पे हलचल होगी, हमारी निगाह लगातार बनी होगी, हम आपको हलचल ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपनी दूसरी अहम खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर ही हैं। राष्ट्रपति आज नागपुर स्थित राजभवन में पीवीटीजी के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। वो राजभवन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में वो हिस्सा लेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 1 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करने वाले हैं। रक्षा मंत्री विचार मंथन सत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा भी करेंगे। इन विचार विमर्शों से प्राप्त सिफारिशों को लागू करने के तरीकों पर चर्चा होनी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरधर अरबाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में भाग लेंगे। पिछले महीने रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, DESW और DRDO ने अलग अलग विचार मंथन सत्र आयोजित किए थे। इन सत्रों के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों और उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई थी। इन विभागों ने विभिन्न विषयों को रेखांकित किया था, जिन पर इन विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अधिकारियों को संबोधित किया और अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया की 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर जांजिबार पहुंच गए हैं।
यात्रा के दौरान वे उच्च स्तरीय बातचीत के अलावा भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। विदेश मंत्री तंजानिया के सांसदों के भारत मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और भारत तंजानिया व्यापार बैठक का भी उद्घाटन करेंगे। ज़ांज़ीबार पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। विदेश मंत्री ने ज़ांज़ीबार के प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा कि ज़ांज़ीबार के प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन अली मिवनी से मिलकर खुशी हुई। भारत ज़ांज़ीबार साझेदारी के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। भारत ज़ांज़ीबार विकास साझेदारी और रक्षा सहयोग ऐसे क्षेत्र हैं जिनके साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री ने दूसरा ट्वीट कर कहा कि IIT मद्रास की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर होने का साक्षी बना। ये ऐतिहासिक कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने कल भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान तंजानियाई रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति में उनका स्वागत किया गया। भारत और तंजानिया के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जयशंकर की तंजानिया यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत प्रदान करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से मंगोलिया के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय दल की अगुवाई कर रहे हैं। सांसद राजेश वर्मा, माला शाह, नारायण दास गुप्ता, सांसद रेवती त्रिपुरा और पवित्रा मार्गोरीटा इस दल में शामिल हैं। अपनी यात्रा के दौरान ओम बिरला मंगोलिया के राष्ट्रपति से भेंट करेंगे। साथ ही मंगोलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा मंगोलिया में भारतीय समुदाय से भी संवाद किया जाएगा। और अब बात G20 की। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। 2 दिवसीय इस बैठक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारियों और अभियानों में समन्वय पर चर्चा होगी। बैठक का मकसद वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी को सुधारना है। वहीं अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन, पैनल चर्चाएं और द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह रायपुर में आज स्थानीय नेताओं के साथ और प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के बाद अमित शाह रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उल्लेखनीय है कि कल प्रधानमंत्री भी रायपुर का दौरा करेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जा के खिलाफ थे और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए इसे खतरा बताते हुए अनुच्छेद 370 का पुरजोर विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, महान राष्ट्रवादी, चिंतक, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। एक सशक्त भारतवर्ष के निर्माण के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। और अब बात चंद्रयान की। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारियां अपने आखिरी दौर में है। इसरो के इस बेहद ही महत्वपूर्ण मिशन में इनकैप्सुलेटेड असेंबली को लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया गया है। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है। बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किए जाने की तैयारी के तहत इसकी इनकैप्सुलेटेड असेंबली को इसके लॉन्च व्हीकल LVM-3 से जोड़ दिया गया है। LVM-3 इसरो की ओर से ही विकसित किया गया 3 चरणों वाला मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की एक अनुमानित तारीख 12 से 19 जुलाई के बीच तय की गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा और चीजें योजना के मुताबिक हुई तो 13 जुलाई को इसके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई है। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने हाल ही में कहा था
कि मिशन लॉन्च के लिए जल्द से जल्द संभावित तारीख चुनी जाएगी। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसरो के मुताबिक लैंडर में चांद पर एक निश्चित जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता है, जो अपनी गतिविधि के दौरान चांद की सतह का अपने स्थान पर ही केमिकल एनालिसिस करेगा। चांद की सतह पर प्रयोग करने के लिए लैंडर और रोवर के पास साइंटिफिक पेलोड भी होंगे। और अब बात बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई। अमरनाथ यात्रा के दौरान बालटाल सोनमर्ग में 100 बिस्तरों वाला डीआरडीओ अस्पताल जो है उसमें तीर्थ यात्रियों और अन्य लोगों को हर तरह का इलाज मिल रहा है। 1 जुलाई को पहलगाम और सोनमर्ग दोनों रास्तों से शुरू की गई अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। देखिए इससे जुड़ी है खास रिपोर्ट। एक जुलाई से शुरू हुई बाबा अमरनाथ की यात्रा पूरी आस्था और उत्साह के साथ जोरों पर चल रही है। पिछले बार के मुकाबले इस बार यात्रियों की संख्या ज्यादा है। जम्मू कश्मीर की सरकार और प्रशासन ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसे नए इंतजाम किए हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। खास तौर पर उनकी सेहत को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उससे श्रद्धालु बेहद प्रभावित हैं। यात्रा के बालटाल बेस कैंप सोनमर्ग में 100 बेड के डीआरडीओ अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी समेत हर तरह के टेस्ट भी मुफ्त में हो रहे हैं। सिर की बीमारियां या फिर लंग्स की बीमारियां जो रहती हैं तो उसके लिए स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कार्डियोलॉजिस्ट के साथ यहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है और बाकी ऑर्थोपेडिशन, क्योंकि इंजरीज भी बहुत होती है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अच्छी अवेलेबिलिटी है। सोनोग्राफी, एक्सरेज अवेलेबल है यहाँ पे। तो ओपीडी सब टाइप के जो पेशेंट्स रहते हैं वो अवेलेबल। तो इट्स माय प्लेजर टू सर्व हियर एंड देयर आर द गुड फैसिलिटीज आर अवेलेबल। इस 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक डीआरडीओ अस्पताल को पिछले साल मरीजों की देखभाल के मकसद से बनाया गया था। अब इस अस्पताल की मदद से तीर्थयात्रियों, दुकानदारों, टेंट के मालिकों, मजदूरों, कुल मिलाकर हर विभाग के ऑन ड्यूटी कर्मचारियों समेत सभी लोगों का अच्छा इलाज चल रहा है। हर फैसिलिटीज़ एक से एक मिली हुई है। एक्सरे करवा लीजिए आप, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल अगर चेक करवाना है वो भी हो रहा है। वीपी, शुगर, जो भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पे सब हो रहा है। बहुत अच्छा है इस सुविधा के लिए। आप इतना अच्छा कार्य कर रही हो, इतना अच्छा मतलब आप हॉस्पिटल है और 100 बेडों का है। ये मोदी जी के मैंने देखा, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोकल कश्मीरी भी आए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे घोड़े वाला आएगा या कोई भी लोकल आ जाएगा, यात्री आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। दुर्गम रास्ते में सांस से जुड़ी दिक्कतें ज्यादा होती हैं और यहाँ मौजूद इलाज ने सबका दिल जीत लिया है। कुछ साल पहले तक बालटाल बेस कैंप में एक छोटे अस्पताल के जरिए मरीजों को सिर्फ इमरजेंसी में या छोटा मोटा इलाज ही मिल पा रहा था, पर अब तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ बारिश से दिल्ली वासियों को चिपचिपी गर्मी से मिली राहत, वहीं मौसम भी हुआ सुहावना। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अरावली में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव देखा गया। गुजरात में बारिश स्थानीय लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। इस बारिश के कारण घरों में भी पानी घुस गया है। ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने गोवा में भी आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर गोवा में अगले 3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं लगातार बारिश के कारण गोवा सरकार ने आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है। और अब देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें।
और अब दुनिया भर से जुड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की, जहां स्थानीय पुलिस कमांडर के इस्तीफे के बाद इजरायली सड़कों पर वो उतर आए हैं और इजराइल के तेल अवीव शहर में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बुधवार रात प्रमुख तेल अवीव राजमार्ग पर आग लगा दी। तेल अवीव के पुलिस कमांडर आमी एशैद ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कट्टर दक्षिणपंथी कैबिनेट के सदस्यों के राजनीतिक हस्तक्षेप का हवाला देते हुए बल छोड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इजरायली मीडिया का अनुमान है कि तेल अवीव में लगभग 20,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन में बच्चों की हत्या के लिए रूस को फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को बच्चों और सशस्त्र संघर्ष रिपोर्ट पर चर्चा की, जिसमें यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूसी सेनाएं भी शामिल हैं। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के महासचिव वर्जीनिया गांबा के विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में बच्चों के खिलाफ 27,000 से अधिक गंभीर उल्लंघनों का सत्यापन किया है। बैठक के दौरान 17 वर्षीय कोलंबियाई लड़की वायलेटा ने लगभग 7 दशकों के इतिहास में पहली बार परिषद को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रतिनिधि वाजिली नेमेजिया ने आरोप से इनकार किया और कहा कि पश्चिम और महासचिव रूसी संघ के खिलाफ डर्टी इंफॉर्मेशन अभियान चला रहे हैं। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट में हत्या, अपंगता, यौन शोषण, बच्चों का अपहरण जैसे विषय शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खबरों पर पहली बार 18 जुलाई को बैठक आयोजित करने जा रही है। ब्रिटेन द्वारा इस बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक में वैश्विक नेता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के संभावित खतरों पर चर्चा करेंगे। बैठक की घोषणा संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के राजदूत डेम बारबरा वुडवर्ड ने की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के बाद ऋषि सुनक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक प्रयासों पर बल दे रहे हैं। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी कर्ट कैम्पबेल ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। इस दौरान उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ने मिलकर इस द्विपक्षीय रिश्ते को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। An absolutely historic visit of Prime Minister Modi to the United States for the state dinner, for a week of celebrating the U.S.-India relationship. I think we together successfully took this critical bilateral relationship to the next level. And I think without question, for me, it's the most important bilateral relationship on the planet, but it has clearly ascended to the top level, the top layer. And I think both countries leave with both a long to-do list, but a much greater sense of confidence about what we can do together. और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी हुई, लेकिन फटाफट अंदाज में। बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को MSSC स्कीम के लिए खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है। जीएसटी के कर अधिकारियों ने देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 4,900 से अधिक जाली जीएसटी पंजीकरण रद्द किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए IVR आधारित UPI 123 पे को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रशंसा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जन सेवा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहकारी संघवाद की भावना से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक नए चीनी एथेनॉल पोर्टल की भी की शुरुआत। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान
मोटे अनाज के विभिन्न उत्पादों को दर्शाने वाले मोटे अनाज की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 65,446 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 9 अंक तेजी के साथ 19,398 अंक पर बंद हुआ। वहीं भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 58,000 प्रति 10 ग्राम के पार, चांदी का भाव भी 59,000 रुपए प्रति किलो से अधिक। और अब खेल जगत की खबरें। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं टी20 में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे सूर्य कुमार यादव को पहली बार टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। कैरेबियाई टीम के खिलाफ चुनी गई टी20 टीम में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है। वहीं कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय टीम 3 अगस्त से 13 अगस्त के बीच वेस्टइंडीज में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। आयरलैंड में चल रहे तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय तीरंदाज प्रियांश और अवनीश कौर ने मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी ने इजरायली जोड़ी के खिलाफ 46-44 के अंतर से जीत हासिल की। वहीं प्रतियोगिता के रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में भारत की रिद्धि और पार्थ सालुंखे की जोड़ी ने कांस्य पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले में चीन की जोड़ी को 5-3 के अंतर से हराया। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा ने कैडेट मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक के मैच में मैक्सिको की जोड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहले दौर में लक्ष्य सेन ने थाईलैंड के कुंडलावत विथिदर्शन को 21-18, 21-15 के अंतर से हराया। आज प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य का सामना डेनमार्क के यगोर कोएलो के साथ होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साई प्रणीत को कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में साई प्रणीत को डेनमार्क के यगोर कोएलो के हाथों 12-21, 17-21 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष योगा टीम के कृष्णा प्रसाद गरागा और विष्णुवर्धन गौड़ पांचाला कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। कृष्णा और विष्णुवर्धन ने चीनी ताइपे के छेई जी रे और लू चेन को सीधे गेमों में 21-14, 21-16 से हराया। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कनाडा ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की नात्सुकी निदाइरा से भिड़ेंगी। विंबलडन में शुरुआती दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। सर्वोच्च वरीय पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। 22 वर्षीय ईगा ने दूसरे दौर में स्पेन के सोरिबस टोरेमो को 6-2, 6-0 के अंतर से हराया। वहीं तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डानिल मेदवेदेव ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। पहले दौर में मेदवेदेव ने इंग्लैंड के आर्थर फेरी को 7-5, 6-4, 6-3 से हराया। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी जॉर्डन थॉम्पसन को 6-3, 7-6, 7-5 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। विंबलडन महिला एकल में 8वीं वरीय ग्रीस की मारिया सक्कारी को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें यूक्रेन की मार्ता कोशयुक ने 0-6, 7-5, 6-2 से हराया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब एंटरटेनमेंट की खबरें फटाफट अंदाज में। इस साल के आखिरी 6 महीनों में कई हिंदी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों को लेकर फैंस में गजब का उत्साह है। इन फिल्मों में सलार, योद्धा, जवान, गदर 2, गणपत और टाइगर 3 जैसी फिल्में शामिल हैं। शेखर कपूर को अंग्रेजी फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड मिला है। इस फिल्म के साथ शेखर बरसों बाद निर्देशन में लौटे हैं।
विद्या बालन 4 साल बाद अपनी फिल्म नियत के साथ कर रही है बड़े पर्दे पर वापसी। इस फिल्म का निर्देशन अनु मेनन ने किया, जो उन्हें शकुंतला देवी के लिए भी डायरेक्ट कर चुकी हैं। हांगकांग की प्रसिद्ध गायिका कोको ली का निधन हो गया है। 48 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह दी। दुनिया भर में 1000 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी पठान अब जापान के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। हाल ही में फिल्म के जापानी पोस्टर का अनावरण किया गया। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को खूब लुभा रही है। फिल्म 5वें सप्ताह में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड स्टूडियो फिल्म बन गई है। अभिनेता धर्म कीर्तिराज और अभिनेत्री निमिका रत्नम की फिल्म द फाइटर सुमन 14 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन रवि सागर ने किया है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म बवाल 21 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसका टीजर आउट हो चुका है। छिछोरे फिल्म की सफलता के बाद निर्माता साजिद नाडियावाला और निर्देशक नितेश तिवारी एक बार फिर साथ आए हैं। और अब बात एक खूबसूरत पहल से जुड़ी हुई। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाने की दिशा में जहां प्रशासन लगातार काम कर रहा है, वहीं आम नागरिक भी सराहनीय प्रयास कर रहा है। कुछ ऐसा ही एक प्रयास है जहां आम नागरिक पुराने कपड़ों से थैले बनाकर लोगों में बांट रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक फ्री समाज बनाने के लिए न केवल सरकारें प्रयास कर रही हैं, बल्कि इस दिशा में आम जन के प्रयास भी सराहनीय हैं। ये हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा निवासी, जिनकी मुहिम है कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाने की। इसके लिए ये लोग अभियान चलाकर जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग न करने की अपील कर रहे हैं, वहीं हजारों की संख्या में पर्यावरण अनुकूल थैले तैयार कर उन्हें आम लोगों में बांट भी रहे हैं, जिससे कि लोगों को इको फ्रेंडली थैले इस्तेमाल करने की आदत पड़ सके। और इसके लिए इन्हें साथ मिला है रोटरी क्लब और नगर निगम का। नगर निगम प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब तक 1 लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना लगा चुका है। प्रतिबंधित प्लास्टिक को रोकने के लिए प्रयास निगम के द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है। सबसे पहले जब ये पहल शुरुआत की गई थी तो सभी व्यापारिक संघ के लोगों से, इसके साथ साथ शहर के सभी नागरिकों से, व्यापारियों से और जितने भी संस्थाएं हैं उन सभी से अपील की गई थी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। इस तारतम्य में हमें सबसे अच्छी बात रही कि व्यापारी संघ का भी सहयोग मिला और रोटरी क्लब के माध्यम से भी इसमें कुछ अच्छी नवीन पहल की जा रही है, जिसमें जिनके पास अतिरिक्त शेष कपड़ा है यानी वेस्टेज कपड़ा है, उस कपड़े के माध्यम से उनके द्वारा थैले तैयार किए जा रहे हैं और थैलों का वितरण भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे निगम की टीम के द्वारा लगातार इसमें निगरानी भी रखी जा रही है और अभी तक लगभग 1 लाख से अधिक का फाइन भी निगम के द्वारा विभिन्न दुकानदारों पर या जो ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर लगाया गया। ये अभियान है पर्यावरण संरक्षण का, जहां अनेक पर्यावरण प्रेमी और जागरूक नागरिक मिलकर एक साथ स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं। गौरतलब है कि इस अभियान में थैले बनाने के लिए पुराने बेकार पड़े कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे हाट बाजार और दुकानों में बांटकर लोगों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के थैले के उपयोग न करने की अपील की जा रही है। प्रथम चरण में 10,000 थैले जो है जल्द से जल्द, जिसमें हमारा काम चालू है और कई थैले हमारे बन चुके हैं 500,000 के आसपास, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 10,000 थैले बना के नगर निगम के साथ अपन इसको बाटे मार्केट में, और जिसके लिए यहाँ जो बच्चियाँ हैं ये हमारी मदद कर रही हैं थैलों की सिलाई में। पुराने कपड़े जो हैं ये हम लोग कपड़ा दुकानों से जो थान के कपड़े बच जाते हैं या घरों में कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं पर्दे वगैरह के, तो ऐसे कपड़े हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और उन कपड़ों से यहाँ पर थैले बन रहे हैं, जो कि प्लास्टिक फ्री कोरबा के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। जाहिर है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चलाया जा रहा यह अभियान सराहनीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोरबा से डीडी न्यूज के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट।
और ये बात बिल्कुल। चलिए कुछ कह रहे थे आप। मैं कह रहा था कि ये जो प्लास्टिक फ्री की जो मुहिम चला रखी जी। है, ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसको हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए और हमें भी अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक को ना कहें तो वो ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब रुक करते हैं मिजाज मौसम की तरफ। तो कर्नाटका, केरल, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान। तो इसके साथ ही नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। वक्त हो चला अब आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा का आज 88वां जन्मदिन है। इस मौके पर शिमला में बौद्ध लोगों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। क्यों असीम? बिल्कुल, और आप भी देखिए उन झलकियों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC,